कहानी की शुरुआत प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच बने एक बेहद आधुनिक और विशाल रिसर्च स्टेशन से होती है, जिसका नाम है मानावन। ये स्टेशन पानी की सतह पर किसी आम ऑनल रिग जैसा दिखता है, लेकिन इसके नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज इस स्टेशन पर दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। स्टेशन की हेड प्रेस्का मॉरिस इन सभी को एक विशाल कार्गो लिफ्ट में लेकर समुद्र की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगती है। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जाती है, पानी का दबाव बढ़ने लगता है और लोगों के कान फटने लगते हैं। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। वे खुद को एक 360 डिग्री ओनल ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक पर पाते हैं, जहां कांच के उस पार विशालकाय हम्पबैक व्हेल मछलियां और बेहद दुर्लभ समुद्री जीव तैर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे मास्टरमाइंड हैं मिनवे झांग और उनकी बेटी सुयन। झांग गर्व से बताते हैं कि इंसान ने मंगल ग्रह के बारे में जितना जाना है, उससे भी कम वो पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच के बारे में जानता है। और आज मानावन की एक बेहद एडवांस सबमर्सिबल पनडुब्बी टीम, जिसमें सुइन भी शामिल है, समुद्र की सतह से पूरे 30,000 फीट नीचे मारियाना ट्रेंच की उस गहराई में उतर चुकी है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। मिशन कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग बड़ी उत्सुकता से स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जहां नीचे गई पनडुब्बियों के लाइव सिग्नल्स और उनके अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के दिल की धड़कनें साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही पनडुब्बियां मारियाना ट्रेंच के बिल्कुल निचले हिस्से यानी उसके बॉटम को छूती हैं, अचानक वहां लगे सेंसर्स और कैमरों में कुछ ऐसा अजीब दिखाई देता है जो विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर क्रू मेंबर्स के हार्ट रेट्स अचानक से आसमान छूने लगते हैं। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर जाता है। नीचे गहराई से आ रही आवाजें और चीखें ये साफ बयां कर रही थीं कि वहां अंधेरे में कुछ बहुत ही भयानक मौजूद है। इससे पहले कि सुएन और उसकी टीम कुछ समझ पाती, तभी एक जोरदार धमाका होता है और मलबे के टकराने से सुएन की पनडुब्बी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। पनडुब्बी में पानी भरने लगता है और एयर प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, जिससे चारों तरफ अलार्म गूंज उठते हैं। ऊपर कंट्रोल रूम में खलबली मच जाती है। झांग और मॉरिस को समझ आ जाता है कि उनकी पूरी टीम 30,000 फीट नीचे मौत के मुंह में फंस चुकी है। इस नामुमकिन रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने के लिए केवल एक ही आदमी है जो सक्षम है, जोनास टेलर, जो नेवी का एक पुराना रेस्क्यू ड्राइवर था, लेकिन जिसे कुछ साल पहले एक हादसे के बाद मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसने दावा किया था कि समुद्र की गहराइयों में किसी प्रागैतिहासिक मॉन्स्टर ने उसकी टीम पर हमला किया था और उसने अपने कुछ टीम मेंबर्स को बचाया था और कुछ को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। झांग अपनी बेटी को बचाने के लिए उस सनकी कहे जाने वाले आदमी पर भरोसा करता है और बिना एक पल गंवाए थाईलैंड के एक शांत समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां जोनास टेलर अपनी पुरानी जिंदगी और उस भयानक अतीत को भुलाने के लिए बेहद सादे तरीके से रह रहा था। जब डॉ झांग उसे मारियाना ट्रेंच में फंसे क्रू और उसकी पूर्व पत्नी लोरी के बारे में बताते हैं तो जोनास का दिल दहल जाता है। शुरुआत में वो जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि 5 साल पहले जब उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन को बीच में ही रोक दिया था तो पूरी दुनिया ने उसे कायर और पागल घोषित कर दिया था। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वहां नीचे फंसे हुए मासूम लोग कुछ ही घंटों में बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तो उसका पुराना फौजी जज्बा जाग उठता है। जोनास तुरंत मानावन रिसर्च स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही जोनास मानावन स्टेशन पर कदम रखता है, वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। स्टेशन के मुख्य डॉक्टर और जोनास के पुराने साथी डॉ हेलर उसे देखते ही भड़क जाते हैं। हेलर का मानना था कि जोनास मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर है और उसे इस मिशन पर भेजना बाकी लोगों की जान को भी जोखिम में डालना होगा। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। इसी बीच मिशन कंट्रोल रूम में अचानक से अलार्म बजने लगते हैं। नीचे फंसी पनडुब्बी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम तेजी से फेल हो रहा था और उनके पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचा था। सोयन जोनास के आने का इंतजार किए बिना खुद एक मिनी सबमर्सिबल लेकर अपनी टीम को बचाने के लिए मारियाना ट्रेंच की खौफनाक गहराई में उतर जाती है। सोयन की पनडुब्बी जैसे ही उस डैमेज एरिया के करीब पहुंचती है, समुद्र की उस अंधी गहराई में अचानक एक विशालकाय परछाई मंडराने लगती है। सोयन की स्क्रीन पर लगे सेंसर्स थरथराने लगते हैं। तभी एक डरावनी और गूंजती हुई आवाज के साथ पानी के नीचे एक ऐसा जीव सामने आता है जिसकी लंबाई किसी 7 मंजिला इमारत से भी ज्यादा थी। वो कोई आम शार्क नहीं थी, बल्कि प्रागैतिहासिक काल की मेगालोडोन शार्क थी, जिसे विज्ञान लाखों साल पहले ही विलुप्त मान चुका था। मेगालोडोन सीधे सुइन की पनडुब्बी पर हमला कर देती है। भारी दबाव और शार्क के जानलेवा झटकों की वजह से सुइन की पनडुब्बी का कांच चटकने लगता है। सुइन मौत के बिल्कुल करीब थी और ऊपर कंट्रोल रूम में बैठे उसके पिता डॉ झांग लाचार होकर अपनी बेटी को मरते हुए देख रहे थे। तभी अंधेरे को चीरते हुए जोनास की एडवांस रेस्क्यू पनडुब्बी वहां पहुंचती है। जोनास बेहद चालाकी से अपनी पनडुब्बी की तेज लाइट
लाइटें मेगालोडोन की आंखों पर मारता है, जिससे वो विशाल शार्क कुछ पलों के लिए अंधी होकर पीछे हट जाती है। जोनास बिना समय गंवाए सुइन और फंसी हुई टीम की पनडुब्बी के साथ डॉकिंग प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन मेगालोडोन को गुस्सा आ चुका था और वो दोबारा पूरी ताकत से इनकी तरफ बढ़ रही थी। जोनास के पास बाकी क्रू को बचाने के लिए केवल चंद सेकंड्स का समय था और एक छोटी सी भी चूक उन सभी को हमेशा के लिए समुद्र की इस अनंत कब्र में दफन कर सकती थी। जोनास अपनी रेस्क्यू पनडुब्बी को फंसी हुई टीम की डैमेज्ड सबमर्सिबल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेगालोडोन शार्क लगातार उन पर जानलेवा हमले कर रही थी। शार्क की हर टक्कर के साथ पनडुब्बियों के आपस में जुड़े मेटल के जोड़ चरमरा रहे थे। जोनास जानता था कि अगर ये लॉकिंग सिस्टम टूटा तो पानी का भयानक दबाव उन सभी को एक पल में कुचल कर रख देगा। वो जैसे तैसे लोरी और बाकी क्रू मेंबर्स को अपनी पनडुब्बी में खींचता है, लेकिन तभी मेगालोडोन एक बेहद आक्रामक और सीधा वार करती है। पनडुब्बी का एक हिस्सा बुरी तरह पिचक जाता है। हालात बेकाबू होते देख क्रू मेंबर तोशी खुद को अंदर ही लॉक कर लेता है और अपनी पनडुब्बी की लाइट्स ऑन करके मेगालोडोन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि जोनास और बाकी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकें। जोनास के सामने ही वो विशालकाय शार्क तोशी की पनडुब्बी को अपने जबड़ों में भींचकर एक जोरदार धमाके के साथ तबाह कर देती है। भारी मन से और अपने एक साथी को खोकर जोनास किसी तरह स्वेन और बाकी बचे हुए क्रू को लेकर ऊपर माना वन स्टेशन की तरफ बढ़ता है। सबको लगता है कि वे सुरक्षित हैं और खतरा अब टल चुका है, लेकिन विज्ञान की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने प्रकृति की सीमा को कम करके आंका था। दरअसल मारियाना ट्रेंच के ऊपर हमेशा से ठंडे पानी की एक मोटी जमी हुई परत थर्मोक्लाइन थी, जिसने इस प्रागैतिहासिक जीव को सदियों से नीचे ही कैद करके रखा था। लेकिन जब जोनास और स्वेन की पनडुब्बियां तेजी से ऊपर आईं, तो उनके पीछे से निकलने वाले गर्म पानी के प्रेशर ने उस बर्फीली परत में एक अस्थायी रास्ता बना दिया और इसी रास्ते का पीछा करते हुए वो विशालकाय मेगालोडोन शार्क सदियों बाद मारियाना ट्रेंच की अंधेरी दुनिया को छोड़कर इंसान की आधुनिक दुनिया में प्रशांत महासागर की सतह पर आ चुकी थी। माना वन रिसर्च स्टेशन पर अचानक से डेंजर अलार्म बजने लगते हैं। स्टेशन के चारों तरफ पानी में अजीब सी हलचल होने लगती है। पानी की सतह पर फैले ओनायल और मॉनिटर स्क्रीन्स को देखकर सुयन और जोनास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो दानव अब उनके ठीक नीचे माना वन स्टेशन के चारों तरफ मंडरा रहा था। तभी स्टेशन के सुपर मजबूत अंडर वाटर ग्लास डेक की तरफ सुयन की छोटी बेटी मेइंग बढ़ती है। वो मजे से वहाँ खेल रही थी कि अचानक कांच के उस पार अंधेरे पानी से दो जलती हुई विशाल आंखें और सैकड़ों नुकीले दांतों से भरा एक खौफनाक जबड़ा सीधे कांच की तरफ बढ़ता है। मेगालोडोन कांच पर एक जोरदार प्रहार करती है, जिससे उस बेहद मजबूत ग्लास डेक पर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। कांच पर हुए उस जोरदार प्रहार से पूरा माना वन स्टेशन थर्रा उठता है। मेइंग डर के मारे चीखते हुए पीछे गिरती है। जोनास और स्वेन बिना एक पल गंवाए ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ दौड़ते हैं और मेइंग को अपनी बाहों में समेट लेते हैं। कांच पर आई दरारें साफ गवाही दे रही थीं कि अगर इस दानव ने दोबारा हमला किया तो यह आलीशान स्टेशन पानी के अंदर ही सबकी कब्र बन जाएगा। डॉक्टर झांग और स्टेशन का क्रू हैरान और परेशान था। करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुका यह जीव आज उनकी आंखों के सामने कैसे जिंदा खड़ा था। जोनास सबको शांत करते हुए कहता है कि अब बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि यह शार्क अब भूखी है और इस पूरे इलाके को अपना शिकार क्षेत्र बना चुकी है। तभी स्टेशन के जीपीएस और रडार सिस्टम पर एक भयानक खबर मिलती है। मेगालोडोन स्टेशन के पास से निकलकर खुले समुद्र की तरफ बढ़ रही थी, जहां कुछ ही दूरी पर इंसानों की घनी आबादी वाले समुद्री तट और नावें थीं। अगर उसे वहां पहुंचने से नहीं रोका गया तो वो हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार देगी। टीम तुरंत एक योजना बनाती है। वे माना वन स्टेशन की सबसे तेज और आधुनिक ट्रैकिंग बोट लेकर समुद्र में उतरते हैं। स्वेन एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती रास्ता चुनती है। वह खुद एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के शार्क प्रूफ केज पिंजरे में बैठकर पानी के अंदर जाने का फैसला करती है, ताकि वो मेगालोडोन के करीब जाकर उसकी पीठ पर एक अत्याधुनिक जीपीएस ट्रैकर और जहर का इंजेक्शन लगा सके। जोनास इस फैसले के सख्त खिलाफ था, लेकिन स्वेन की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। स्वेन का पिंजरा जैसे ही पानी की गहराई में उतरता है, समंदर में एक सन्नाटा छा जाता है। बोट पर बैठे जोनास और बाकी लोग मॉनिटर पर नजरें गड़ाए हुए थे। तभी पानी के काले अंधेरे को चीरते हुए वो विशालकाय मेगालोडोन स्वेन के पिंजरे की तरफ बढ़ती है। उसकी बनावट इतनी विशाल थी कि स्वेन का पिंजरा उसके सामने एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। स्वेन का दिल तेजी से धड़कने लगा है। वह कांपते हाथों से जहर की गन तैयार करती है। पानी के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। वो विशालकाय मेगालोडोन शार्क स्वेन के शार्क प्रूफ पिंजरे को अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लेती है। शार्क की ताकत इतनी भयानक थी कि वो मजबूत प्लास्टिक और मेटल से बने उस पिंजरे को किसी सूखी लकड़ी की तरह मरोड़ने लगती है। स्वेन का दम घुटने लगता है, क्योंकि पिंजरे का ऑक्सीजन पाइप डैमेज हो जाता है। लेकिन मौत को इतने
इतने करीब देखकर भी स्वेन अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो कांपते हुए हाथों से अपनी पॉइजन गन उठाती है और सही मौका देखकर सीधे मेगालोडोन की आंख के पास उस घातक जहर का इंजेक्शन दाग देती है। जहर का असर होते ही मेगालोडोन दर्द से छटपटाने लगती है। वो अपनी विशाल पूंछ से पिंजरे पर एक आखिरी जोरदार प्रहार करती है, जिससे पिंजरे को बोट से जोड़ने वाली मजबूत लोहे की चेन टूट जाती है। स्वेन का पिंजरा अब सीधे समंदर के काले अंधेरे में नीचे गिरने लगता है। ऊपर बोट पर मौजूद जोनास यह सब देख रहा था। वो बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा देता है। जोनास तेजी से तैरते हुए नीचे जाता है और डूबते हुए पिंजरे का दरवाजा खोलकर स्वेन को बाहर निकाल लेता है। ठीक उसी पल जहर के असर से वो विशाल शार्क शांत हो जाती है और पानी की सतह पर उल्टी होकर तैरने लगती है। बोट पर मौजूद पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने समंदर के सबसे बड़े शैतान को मार गिराया है और इंसानों की जीत हो चुकी है। वे भारी भरकम क्रेन की मदद से उस विशाल शार्क की लाश को बोट पर खींच लेते हैं। सभी लोग उस मरे हुए जीव के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं और राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जोनास का फौजी दिमाग अब भी शांत नहीं था। वो शार्क के घावों और उसके आकार को ध्यान से देख रहा था। तभी जोनास को महसूस होता है कि इस शार्क के दांतों के निशान की पनडुब्बी पर हुए हमले के निशान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अभी जोनास अपनी बात झांग को समझा ही रहा था कि अचानक बोट के नीचे का पानी बड़ी तेजी से उबलने लगता है। समंदर की गहराई से एक ऐसा खौफनाक और गूंजता हुआ गर्जन सुनाई देता है जिसे सुनकर बोट पर मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी को चीरते हुए एक और मेगालोडोन शार्क बाहर निकलती है, जो पहले वाली शार्क से आकार में दोगुनी बड़ी और कहीं ज्यादा आक्रामक थी। वो सीधे बोट पर हमला करती है और मरे हुए शार्क को एक झटके में अपने जबड़ों में दबाकर पानी के नीचे खींच लेती है। इस भयानक झटके से पूरी बोट हवा में उछल जाती है और पलट जाती है। टीम के कई सदस्य सीधे पानी में जा गिरते हैं, जहां वो भूखा दानव उनके नीचे मंडरा रहा था। पानी में गिरे लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ तैरने लगते हैं। चारों तरफ बिखरा हुआ खून और बोट का मलबा तैर रहा था। स्टेशन का सबसे अमीर इन्वेस्टर प्रेस्का मॉरिस अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरती हुई एक लाइफ बोट की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे से वो दानव अपना विशाल जबड़ा खोलता है। एक ही झटके में निगल जाता है। समंदर का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। इस अचानक हुए हमले में झांग भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जोनास और स्वेन किसी तरह उन्हें पानी से निकालकर अपनी दूसरी बोट पर ले आते हैं। झांग के शरीर से बहुत खून बह रहा था और वो जानते थे कि उनका अंत समय करीब है। वह अपनी बेटी स्वेन का हाथ जोनास के हाथ में देते हैं और उससे वादा लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेइंग और स्वेन को सुरक्षित रखेगा। इसके बाद झांग स्वेन की गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेते हैं। स्वेन अपने पिता की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जोनास जानता था कि यहाँ शोक मनाने का भी समय नहीं है, क्योंकि वो भूखा शैतान अब भी उनके आसपास मंडरा रहा था। जोनास अपनी पॉकेट से वॉकी टॉकी निकालता है और मानावन स्टेशन संपर्क करता है। मैक तुरंत स्टेशन से एक बेहद आधुनिक और तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर लेकर उनकी तरफ रवाना होता है। हेलीकॉप्टर जैसे ही मलबे के ऊपर पहुंचता है, नीचे समंदर में वो विशाल शार्क दोबारा चक्कर काटने लगती है। वो जानती थी कि शिकार अभी बाकी है और किसी तरह मैक और जेक्स बोट को संभालते हैं और बची हुई टीम को लेकर वापस मानावन स्टेशन पहुंचते हैं। पूरा स्टेशन झांग की मौत से सदमे में था और हर तरफ मातम छाया हुआ था। लेकिन तभी स्टेशन के रडार और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एक ऐसी चेतावनी गूंजती है जो उनके बचे हुए हौसलों को भी तोड़ देती है। वो विशाल मेगालोडोन शार्क अब चीन के सबसे मशहूर और घनी आबादी वाले सान्या बे बीच समुद्री तट की तरफ बढ़ रही थी, जहां उस वक्त हजारों की तादाद में लोग छुट्टियां मना रहे थे। लोग धूप सेक रहे थे, बच्चे पानी में खेल रहे थे और सैकड़ों नावें और तैरते हुए इन्फ्लेटेबल टॉयज पानी की सतह पर तैर रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके ठीक नीचे पैर पसार चुकी है। मानावन की बची हुई टीम जोनास, सुयन, मैक और जेक्स एक बेहद तेज रफ्तार वाली स्पीड बोट और 2 सबमर्सिबल लेकर सान्या बे की तरफ हवा से बातें करते हुए बढ़ रहे थे। जोनास जानता था कि अगर शार्क ने उस भीड़ पर हमला कर दिया तो इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार देखने को मिलेगा। जैसे ही मेगालोडोन सान्या बे के उथले पानी में कदम रखती है, उसकी विशाल पीठ का फिन पर पानी को चीरता हुआ बाहर दिखाई देने लगता है। तट पर मौजूद एक लाइफ गार्ड की नजर उस विशालकाय फिन पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत डेंजर अलार्म बजाता है और चिल्लाने लगता है, पानी से बाहर निकलो शार्क। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भूखा
भूखा राक्षस इंसानों की भीड़ के बीच पहुंच चुका था। मेगालोडोन एक विशाल नाव के नीचे से गुजरती है और उसे खिलौने की तरह पलट देती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग पागलों की तरह सूखी जमीन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पानी में फंसे लोगों के लिए वो दानव यमराज बन चुका था। वो एक एक करके लोगों को जिंदा निगलने लगती है। ठीक उसी वक्त जोनास और सुइन अपनी स्पीड बोट के साथ वहां पहुंचते हैं। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए सुइन एक बेहद खतरनाक तरकीब अपनाती है। वो पानी में एक ऐसा ऑडियो डिवाइस छोड़ती है जो हम्पाबैक व्हेल की आवाज निकालता है। मेगालोडोन, जो व्हेल मछलियों का शिकार करना पसंद करती थी, इंसानों को छोड़कर तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ जाती है। जोनास अपनी मिनी सबमर्सिबल पनडुब्बी में कूदता है और पानी के अंदर उस दानव का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। योजना यह थी कि शार्क को इंसानों से दूर गहरे पानी में ले जाया जाए और वहीं उस पर हमला किया जाए, लेकिन वो प्रागैतिहासिक जीव बेहद चालाक था। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, वो व्हेल की आवाज वाले डिवाइस को चबाकर नष्ट कर देती है और अपना रुख सीधे जोनास की छोटी सी पनडुब्बी की तरफ कर लेती है। जोनास की स्क्रीन पर शार्क की रफ्तार दिखाई दे रहा था। वो सीधे जोनास की तरफ बढ़ रही थी और इस बार उसके जबड़े पूरी तरह खुले हुए थे और पानी के अंदर मौत की रफ्तार इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। जोनास की मिनी सबमर्सिबल पनडुब्बी की तरफ वो विशाल मेगालोडोन शार्क पूरी ताकत से बढ़ रही थी। जोनास जानता था कि इस प्रागैतिहासिक जीव की चमड़ी इतनी मोटी है कि इस पर कोई भी आम हथियार बेअसर साबित होगा। जैसे ही शार्क बिल्कुल करीब आती है, जोनास अपनी पनडुब्बी को बेहद फुर्ती से एक तरफ मोड़ लेता है। मेगालोडोन का खौफनाक जबड़ा जोनास की पनडुब्बी के पिछले हिस्से को छूता हुआ निकलता है, जिससे पनडुब्बी के मेटल के जोड़ चरमरा जाते हैं। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। जोनास सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस दानव को हमेशा खत्म करने के लिए समुद्र की इस गहराई में उतरा था। वह अपनी पनडुब्बी की रफ्तार बढ़ाता है और शार्क को पानी के नीचे बने ऊंचे ऊंचे कोरल रीफ्स, चट्टानों के बीच ले जाता है। इन तंग रास्तों में मेगालोडोन का विशाल शरीर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर स्पीड बोट पर मौजूद सोइन और मैक को रडार पर एक नई मुसीबत दिखाई देती है। शार्क के हमलों की वजह से जोनास की पनडुब्बी का फ्यूल टैंक लीक होने लगा था। इसका मतलब था कि जोनास के पास अब बहुत ही कम समय बचा था। सोइन जोनास को तुरंत ऊपर आने के लिए कहती है, लेकिन जोनास मना कर देता है। वो जानता था कि अगर वो आज पीछे हटा तो यह शार्क कभी इंसानों का पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी मेगालोडोन एक बेहद आक्रामक मोड़ लेती है और सीधे जोनास की पनडुब्बी के सामने आ जाती है। इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। वो अपनी पनडुब्बी की पूरी ताकत झोंकते हुए सीधे शार्क के खुले हुए मुंह की तरफ बढ़ता है। पनडुब्बी का नुकीला ब्लेड मेगालोडोन की आंख को चीरता हुआ उसके सिर के आर पार हो जाता है। समंदर का पानी एक बार फिर खून से लाल हो जाता है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तड़पती हुई शार्क ने अपनी विशाल पूंछ से घातक प्रहार किया कि पनडुब्बी के परखच्चे उड़ गए और जोनास सीधे पानी के बीचों बीच बिना किसी सुरक्षा के आ गया। उसके पास अब कोई सुरक्षा कवच नहीं था। वो विशालकाय मेगालोडोन शार्क पागल हो चुकी थी। उसकी आंख से बहता हुआ खून समंदर के पानी में घुल रहा था, जिसने उसके भीतर के शिकारी को और भी ज्यादा हिंसक बना दिया था। वो अपने सैकड़ों नुकीले दांतों से भरे डरावने जबड़े को खोलकर सीधे जोनास की तरफ झपटी, लेकिन जोनास एक अनुभवी नेवी ड्राइवर था। उसने घबराने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे ही शार्क उसे निगलने के लिए बिल्कुल करीब आई, जोनास ने अपनी स्पीयर गन उठाई और निशाना साधकर एक जहरीला पॉइजन डार्ट सीधे मेगालोडोन की दूसरी आंख के अंदर उतार दिया। जहरीला डार्ट लगते ही शार्क दर्द से तड़प उठी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। मेगालोडोन के शरीर से इतना खून बह चुका था कि उस खून की गंध सूंघकर समुद्र की गहराई से सैकड़ों भूखी और खतरनाक आम शार्क वहां पहुंच गईं। उन छोटी शार्कों ने मिलकर और उसे जिंदा नोचना शुरू कर दिया। पानी के अंदर चल रही इस खूनी जंग की वजह से पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। सुइन को समझ आ गया था कि जोनास अकेले उस खतरनाक माहौल में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वो बिना एक पल गंवाए पानी में कूद जाती है ताकि जोनास को उन शार्कों के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल सके। पानी के अंदर सैकड़ों भूखी शार्क मिलकर उस विशालकाय मेगालोडोन को जिंदा नोच रही थीं। मेगालोडोन तड़पते हुए हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। तबाही मचाने वाला वो प्रागैतिहासिक दानव आखिरकार मारा जाता है, लेकिन जोनास अब भी उसी खूनी पानी के बीच खुला तैर रहा था जहां चारों तरफ शार्क मंडरा रही थीं। ठीक उसी पल सुइन अपनी सबमर्सिबल पनडुब्बी लेकर वहां पहुंचती है और बेहद फुर्ती से जोनास को सुरक्षित पानी से बाहर खींच लेती है। जोनास और सुइन किसी तरह तैरते हुए मैक की बोट पर वापस आ जाते हैं। तट पर मौजूद हजारों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब इस नजारे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। जोनास और सुइन ने न सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि पूरी इंसानियत को एक प्रागैतिहासिक प्रलय से सुरक्षित कर लिया था। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बोट पर जोनास, सुइन और छोटी बच्ची मेइयिंग एक साथ
साथ बैठे हुए हैं। मेइंग उन दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराती है। जोनास और सुइन एक दूसरे का हाथ थामते हैं और उनके चेहरों पर एक थकी हुई लेकिन बेहद खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। समंदर की लहरें अब पूरी तरह शांत थीं, मानो वो इंसानों के इस अदम्य साहस की कहानी को अपने भीतर समेटे हुए चुपचाप बह रही हों।